Hello students, welcome back. I hope you enjoyed your Diwali and now let's get back to studies. तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में हमने देखा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत ही बड़ा टारगेट है जिसे हमें टैकल करना है। तो लेकिन ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ एक चैलेंज जो हमारे सामने आता है वो इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करने का भी एक चैलेंज आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स फूड के तौर पे क्या क्या इस्तेमाल होता है, एनिमल फूड एज वेल एज प्लांट फूड, राइट। तो इन दोनों ही सेक्टर्स में फूड प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा सकें, प्लस इसके अलावा क्या और भी कोई ऑप्शंस हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। चैप्टर काफ़ी छोटा है, 2 या 3 लेक्चर्स आई थिंक इसमें लगेंगे, and but it's important from competition point of view, fine, from entrance point of view basically. So let's start strategies for enhancement in food production. इसमें बेसिकली यही इस इंट्रो में जस्ट ये लिखा है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ जो फूड प्रोडक्शन की एनहांसमेंट करना भी एक बहुत ज़रूरी स्टेप हो गया है। और एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल फूड को जो हम रेज कर रहे हैं या प्लांट ब्रीडिंग में, ये दोनों चीज़ों में हमने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं जिनसे हम इस चीज़ को कर पाए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कंप्लीट डिटेल। लेट्स स्टार्ट विद एनिमल हस्बेंड्री फर्स्ट। एनिमल हस्बेंड्री एक तरीके से एनिमल फार्मिंग बेसिकली हम कह सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जहाँ पे ब्रीडिंग की जाती है यानी मेल एंड फीमेल मेंबर्स इसमें से सेलेक्ट करके उनको आपस में मेट कराया जाता है और अच्छी वेराइटीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है और उन वेराइटीज़ को पाला जाता है, लाइव स्टॉक को रेज किया जाता है। ठीक है, ऐसे में स्पेशली डेयरी फार्मिंग में भी एक टेक्निक, जैसे आप लोग को जो सबसे पहले ध्यान में आ रहा होगा एनिमल्स को पालने वाला, वो डेयरी फार्मिंग आ रहा होगा। डेयरी फार्मिंग जहाँ पे काउज बफलोज को रियर किया जाता है, हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन है और इनसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए बेसिकली। ठीक है, एक्चुअली एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ ये चीज़ नहीं आती मिल्क, इसके अलावा जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, हेंस को रेज करना फॉर देयर एग्स एज वेल एज मीट, वो भी इसमें आता है। फिश को रेज करना भी इसमें आता है। बीज को रेज करना उनके हनी के लिए, वो भी इसमें आता है। तो काफ़ी इसमें सेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, सो एनिमल हस्बेंड्री में ये फार्मर्स को काफ़ी टेक्निक सिखानी पड़ती है, एक तरीके से ये आर्ट है। जैसे एनिमल्स को भी रखा जाता है तो उनकी प्रॉपर क्लीनिंग का, उनको साफ पानी का, साफ खाना देने का, उनका जहाँ पे उस एरिया को रखा जाता है उस एरिया की क्लीनिंग कैसे होनी चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन, हवा कैसी होनी चाहिए, वो हर चीज़ का ध्यान रखना इसमें आता है। और वो सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि अच्छी प्रोडक्शन हो सके। उनकी अच्छी वैरायटी तो ज़रूरी है ही है, इसके अलावा ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली डील्स विद व्हाट? एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक बेसिकली मीन्स ये सारे एनिमल्स, बफलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, एनिमल, गोट एट्सेट्रा, जो ह्यूमंस के लिए ज़रूरी हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में हल जो जोते जाते थे तो उसके लिए भी, फार्मिंग में भी बेसिकली कह सकते हैं कि ऑक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, तो उनका पालना भी एनिमल ब्रीडिंग में ही आता है। एक तरीके से ह्यूमन को ही ये बेनिफिट कर रहे हैं, फार्मिंग में हेल्प कर रहे हैं ना। तो अभी उसके बाद ये एक्सटेंड हो गए ये चीज़ें यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज यानी मछली पालन जिसको एक्वा फार्मिंग हम लोग बोलते हैं, ये साउथ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और पोल्ट्री फार्मिंग जहाँ पे मुर्गियों को पाला जाता है, मुर्गी पालन जिसको नॉर्मली बोल दिया जाता है, ये सब भी अब इसमें एक्सटेंड कर दिया गया। अब फिशरीज में बेसिकली क्या आता है? रेयरिंग, पालना, पकड़ना, कैच करना और बेचना फिश को। फिश के अलावा इसमें शेल फिश यानी मोलस्क्स, क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सब चीज़ें भी फिश के अलावा इसमें पाली जाती हैं। यानी सारे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से, एक्चुअली बहुत टाइम से, अगर आप कई बार कुछ एजुकेटिव चैनल्स जो होते हैं उनमें हम लोग देख भी लेते हैं, सिल्क फॉर्मेशन भी कई बार वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं।
ठीक है। सो काफ़ी टाइम से हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ पे पंजाब में थोड़ा ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है। अदरवाइज सिल्क मतलब डिफरेंट हमारे सेक्टर्स में। यहाँ पे पंजाब में तो बेसिकली कैटल को ब्रीड करना होता है, ठीक है। और मेनली बी कीपिंग का भी अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, मेनली हरियाणा में ज़्यादा शुरू हुआ है। हमारे पंजाब में तो मेनली कैटल को और थोड़ा ये पोल्ट्री फार्मिंग का थोड़ा है। इसके अलावा बाकी चीज़ें हमारे पंजाब में थोड़ा सा ये सेक्टर कम है, लेकिन अभी कुछ हद तक हनी के लिए और ये सब चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ने लगा है काम। लेकिन ये बाकी अगर हम सिल्क वर्म ये सब चीज़ें ऑब्वियसली यहाँ पे होती ही नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं इतना है। सो सिंस द टाइम इमेमोरियल ये फिशरीज़ का भी यहाँ पे वो एरिया स्पेसिफिक सेक्टर्स होते हैं एक्चुअली, कुछ जो एक्वेटिक रीजन्स में जहाँ पे आसपास होते हैं, जैसे समंदर के पास है, कोई रिवर के पास है, तो वो लोग ज़्यादातर हमें ये प्रॉन्स, क्रैब्स, फिशेज यानी फिशरीज़ सेक्टर को संभालते हुए दिख जाते हैं। सो सिंस टाइम इमेमोरियल यानी पुराने टाइम से ही एनिमल्स लाइक सिल्क वर्म जो जहाँ जिनसे सिल्क बनता है, प्रॉन्स, क्रैब्स, फिशेज, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शीप, कैमल, ये सब कुछ को ह्यूमंस यूज़ करते रहे हैं फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग, मीट, वूल, सिल्क, हनी एट्सेट्रा। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज़ करते रहे। हम लोग को लगता है कि प्रॉन्स और क्रैब्स हमारे यहाँ पे नहीं है। साउथ में प्रॉन करी, क्रैब करी भी बड़ी फेमस है। हम लोग को यूजुअली नॉर्थ में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग को लगता है कि ये सब फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, अपने इंडिया में नहीं है। लेकिन हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से साउथ कल्चर को देखें तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पे करी बनती है इनकी साउथ में, ठीक है। हमारे यहाँ पे नहीं, मतलब पंजाब में नहीं, साउथ के लोगों में, हमारे यहाँ कहने का मतलब इंडिया में, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मतलब ये सब इंडिया में भी काफ़ी कॉमन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पूरा वर्ल्ड वाइड स्टडी कर रहे हैं। एनी हाउ इट इज़ एस्टिमेटेड कि 70% वर्ल्ड की लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में है, ठीक है। चाइना का तो मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स इनका फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो हाउएवर इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट, देखो 70% पॉपुलेशन अपने इधर है इंडिया और चाइना में, लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर इंडिया और चाइना की देखी जाए तो प्रोडक्टिविटी इसकी सिर्फ 25%। तो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट हमारे पास ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, लेकिन उनसे प्रोडक्शन कम होती है। तो यानी कि इनकी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट यानी पर एनिमल कह सकते हैं, पर यूनिट बहुत कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 70% है तो 70% की प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन 70% पॉपुलेशन तो लाइफ स्टॉक की है हमारे पास, लेकिन प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से, वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोडक्टिविटी हमारी सिर्फ 25% रह जाती है। यानी कि हमारे पास जो वेराइटी है वो उतनी प्रोडक्टिविटी दे नहीं पा रही। अब हो सकता है उस पर्टिकुलर वेराइटी में, उस पर्टिकुलर ब्रीड में कमी हो, या ये भी हो सकता है कि हमें उन्हें सही ढंग से संभालना ही नहीं आता है, हमें उनकी प्रैक्टिसेस में, आर्ट में कमी है इनको संभालने की, ठीक है। सो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस। तो इसके अलावा एनिमल ब्रीडिंग की कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस जो हैं, इसके अलावा आजकल हम कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अच्छी इंप्रूवमेंट की जाए क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। सो मैनेजमेंट अगर फार्म्स और फार्म एनिमल्स की कैसे करते हैं हम लोग, ये इसके लिए एक प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ एक प्रोफेशनल अप्रोच अभी एक होनी चाहिए, ताकि हम लोग, क्योंकि फूड प्रोडक्शन देखो इतना, जो अगर पुराने मेथड्स की बात की जाए तो अभी तक हम लोग उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन होने के बावजूद हम लोग प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, इसके अलावा एक प्रोफेशनल अप्रोच दी जानी चाहिए इन फार्मर्स को, जो एनिमल ब्रीडिंग करते हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, हम कह सकते हैं, ठीक है। सो कुछ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, जिन बातों का ध्यान इन लोग को रखना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट, जो कि हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है, जहाँ पे गाय, भैंस वगैरह को पाला जाता है फॉर मिल्क, ठीक है। सो डेयरिंग, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेयरिंग क्या है? इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा होगा जो डेयरीज होती हैं, ठीक है, जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं वो लोग दूध बेचते हैं या मिल्क से बने हुए बाकी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, कर्ड एट्सेट्रा, इन सब को सेल करते हैं ताकि बाकी ह्यूमन इसको कंज्यूम कर सकें। सो दैट इज़ व्हाट इज़, इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट करना, एनिमल्स को संभालना, ऑल कम्स अंडर डेयरिंग, ठीक है, या डेयरी फार्मिंग या डेयरिंग, ठीक है।
तो कौन से एनिमल्स हम लोग लिस्ट कर सकते हैं इसके अंदर? ऑब्वियसली काउज एंड बफलोज हो सकती हैं। इसके अलावा गोट भी हो सकती हैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में। हमारे अगर बात करें एक्चुअली मिल्क के लिए हमारे इंडिया में नहीं, लेकिन यॉर्क, जिसके बारे में वाइफ और यॉर्क आप लोग पढ़ते थे, उसका मिल्क भी कुछ एरियाज़ में, कुछ कंट्रीज़ में कंज्यूम किया जाता है। गोट का मिल्क तो विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और एक्चुअली कुछ डिजीज, कुछ मैंने सुना है कुछ केसेस में कि शीप का मिल्क भी कहीं कहीं बेचा जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो कंज्यूम होता है वो है काउज, बफलोज एंड गोट का, ठीक है। एंड डेयरी फार्मिंग में सो व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्म। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो बनाए जा सकते हैं वो, जैसे मैंने अभी बात की, कर्ड, चीज़, वे। जब हम चीज़ बनाते हैं तो उसके पानी भी निकल आता है ना, ठीक है। आप लोग ज़्यादातर लोग, हम लोग इंडियंस घर पे बनाते हैं तो दूध को जब उबाल आ जाता है तो हम लोग उसमें कुछ खट्टा उस टाइम पे डाल देते हैं तो वो फट जाता है। हम लोग क्या देते हैं कि इसका सॉलिड पार्ट और लिक्विड पोर्शन अलग हो जाता है। लिक्विड होता है वो हल्का ट्रांसलूसेंट, सब एक लिक्विड होता है जो अलग हो जाता है। वो ट्रांसलूसेंट लिक्विड इज़ वेरी रिच इन वे प्रोटीन, उससे ठीक है। तो वो भी कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो वे प्रोटीन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए। लस्सी बना लेते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, तो ये सब बटर बना लेते हैं बेसिकली, हैं, घी बना लेते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो एक डेयरी फार्म से मिल्क के अलावा मिल्क से ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो डेयरी फार्म में हम लोग कुछ ऐसे प्रोसेसेस या सिस्टम से इस मैनेजमेंट में हम लोग डील करेंगे जो कि यील्ड बढ़ाए, यानी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बढ़ाए, और उसकी मिल्क की क्वालिटी भी बढ़ाए, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। तो दोनों चीज़ों पे यहाँ पे काम किया जाएगा। उसको बोलेंगे हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट, जहाँ पे वी विल वर्क बोथ ऑन क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। मिल्क यील्ड बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है नस्ल पे, कौन सी हम लोग नस्ल यूज़ करते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, पंजाब में बहुत फेमस है एक, हम लोग बोलते हैं अमेरिकन गांव, है ना, यानी अमेरिकन बोला जाता है नॉर्मली मैन लैंग्वेज में, उसको अमेरिकन काऊ बोला जाता है, यानी अमेरिकन गांव बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें उसकी हम लोग ने नॉर्मली सुना होगा, ठीक है। मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन हमने सुना है उनके बारे में कि वो नियरली 15 लीटर्स या 20 लीटर तक दूध देती हैं पर डे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट हो गई। तो ठीक है, हाँ, ये एक तरीके से हम इसको क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्वालिटी ऑफ ब्रीड। देन सिलेक्शन, यानी अच्छी नस्लों की सिलेक्शन, ठीक है, जिनका अच्छा हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो। ये सब कुछ आता है अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द, तो हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो, इनका नस्ल अच्छी हो, अच्छा यील्ड देती हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर नस्ल की हमने बात की कि 15 से 20 लीटर कुछ केसेस में देती हैं। तो ये पर्टिकुलर लेकिन हमारे एरिया में रह सकती हो, ऐसे नहीं है कि हमारे मौसम में रह ही ना पाए, कहीं और से हम लोग इसको ले आए किसी और कंट्री से, लेकिन हमारा देश का एटमॉस्फेयर इसको सूट ना करे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी ब्रीड होनी चाहिए जिसका यील्ड भी अच्छा है, प्लस वो इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया में रह भी सकती है, प्लस उसको बीमारी लगने का चांस भी कम हो, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस टू डिजीज। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। क्वालिटी देखने के टाइम पे हाई यील्डिंग, ठीक है, अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन, इन पर्टिकुलर कंडीशंस में। ये नहीं हो कि किसी और जगह पे, अपनी नेटिव जगह पे वो अच्छा यील्ड दे रही थी लेकिन उसको इंपोर्ट किया जाए तो वो हमारे एरिया का मौसम उसको सूट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो यील्ड नहीं दे रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यील्डिंग पोटेंशियल अंडर आर क्लाइमेटिक कंडीशंस, प्लस द कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीजेज, प्लस कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीजेज, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज्ड, कैटल हैव टू बी लुक्ड आफ्टर। तो अभी देखने के लिए कि क्या ये नस्ल अच्छी है या नहीं है, तो सबसे पहले तो उसका प्रोडक्शन हमारे ही हाथ में है एक तरीके से, क्योंकि उनका अगर हम सही से ध्यान रखेंगे फिर ही वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक, कि हमारे मौसम में मैक्सिमम पोटेंशियल तक वो यील्ड दे पाएगी। अगर उसका ध्यान ही नहीं रखा जाएगा तो ऑब्वियसली वो 100% प्रोडक्शन दे ही नहीं पाएगी। तो क्या कुछ चीज़ों में ध्यान रखने के लिए क्या कुछ हम लोग को करना पड़ता है? सबसे पहले तो हाउस ट्वेल, यानी कि उनको जिस एरिया में रखा जा रहा है, जिस शेड वगैरह में उनको रखा जा रहा है, वो
दे शुड बी हाउस्ड वेल, उसमें एडिक्वेट पानी, सही अमाउंट भी होना चाहिए और साफ होना चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट अमाउंट अच्छा होना चाहिए और डिजीज़ फ्री पानी, प्रॉपर साफ सुथरा पानी उनको मिलना चाहिए। और इनकी अगर फीडिंग की बात करें, खाना जो इनको दिया जाए वो साइंटिफिक मैनर, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए कि कितना खाना देना है और क्या क्वालिटी उसकी देनी है, ठीक है। कितना खाना देना और क्या क्वालिटी देनी है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसको सिंपल फॉडर ही दिया जा रहा है, उसको क्या कुछ ऐड करना है उसकी डाइट में, वो प्रॉपर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, वेटनरी डॉक्टर होते हैं जो प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन का वो होना चाहिए, कितना देना है। बैलेंस डाइट जिसको हम लोग बोल देते हैं ह्यूमंस के केस में, तो इनकी भी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट एज प्रिस्क्राइब्ड वैसे ही फॉलो होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिंजेंट क्लेanलीनेस, पूरा साफ सफाई, हाइजीन साफ सफाई कैटल की भी, और जो इनको हैंडल कर रहे हैं गंदे हाथ से हैंडल नहीं करें, गंदे हाथ से मिल्किंग नहीं करें, तो हैंडलर की प्लस कैटल की दोनों की क्लियरलीनेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या चीज़ें इनको, जहाँ पे दे शुड बी हाउस्ड वेल, हाउस्ड वेल में क्या कुछ आ जाता है, एडिक्वेट सही अमाउंट वाटर की, ठीक है। डिजीज़ फ्री मेंटेनेंस इनकी रखनी चाहिए, ठीक है। देन साइंटिफिक मैनर से इनको खाना देना चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्ट्रिंजेंट क्लेanलीनेस होनी चाहिए, प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए एनिमल्स की भी और इनको हैंडल करने वालों की भी। स्पेशली जब जिस टाइम पे ये मिल्किंग की जा रही है, यानी दूध निकाला जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इन सभी टाइम पे प्रॉपर क्लेanलीनेस और हाइजीन का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऑफ द एनिमल्स, ऑफ हैंडलर्स, ऑफ द कंटेनर्स, ऑफ एवरीथिंग, राइट। सो अभी ये सारे प्रोसेसेस धीरे धीरे से एक्चुअली इसीलिए मैकेनाइज्ड किया जा रहे हैं कि ह्यूमन कंटैक्ट इसमें कम हो सके, क्योंकि ह्यूमंस कई बार नेग्लिजेंस हो सकता है, तो मैकेनाइज किया जा रहे हैं, यानी कि मशीन से ही मिल्किंग होनी शुरू हो गई है। काफ़ी बड़े सिटीज़ में, हमारे इंडिया में भी ये चीज़ शुरू हो गई है, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन कंटैक्ट इनके साथ बहुत कम हो गया है, प्रॉपर इनके साथ क्लेanलीनेस मेंटेन की जाती है, और जो जब मिल्किंग की जाती है तो वो काफ़ी मैकेनिकल प्रोसेस होता है और स्टरलाइज्ड मशीनरी इसमें इस्तेमाल की जाती है, तो इससे डायरेक्ट कंटैक्ट जो है प्रोड्यूस का, यानी मिल्क का डायरेक्ट कंटैक्ट हैंडलर से कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो प्रॉपर रेगुलर इंस्पेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है और प्रॉपर रिकॉर्ड की कितना मिल्क आ रहा है, उसमें फ़ैट कंटेंट कितना है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो सब चीज़ों का रेगुलर इंस्पेक्शन फिर भी चलता रहता है, ठीक है। तभी प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाती है, तभी हम चेक कर पाएंगे कि क्या इसकी डाइट में कोई कमी है, अगर क्वालिटी में कोई कमी आ रही है तो ये क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर रेगुलर इंस्पेक्शंस इसमें ज़रूरी है, तो इंस्पेक्शन ज़रूरी है ताकि हम लोग जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें और सही कर पाएँ, रेक्टिफाई यानी करेक्ट कर पाएँ प्रॉब्लम्स को एज सुन एज वी डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम इन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मिल्क और प्रोड्यूस, ठीक है। तो रेगुलर वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, यानी कि वेट्स इनको हम लोग बोल देते हैं, तो इनका रेगुलर विजिट और प्रॉपर रेगुलर चेकअप भी एनिमल्स का ज़रूरी है बाय अ वेटनरी डॉक्टर, ठीक है। फाइन, तो ये हो गया डेयरी फार्मिंग या डेयरिंग के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, जहाँ पे फाउल यानी कुछ बर्ड्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है, यानी पाला जाता है, चिकन यानी हैन वगैरह को, ठीक है, या डक्स वगैरह को, कई बार टर्की या गीज को भी, ठीक है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्रिंग इज अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स। पोल्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट, जैसे डेयरिंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, तो पोल्ट्री की भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड और देयर एग्स। टिपिकली इसमें क्या कुछ होता है, चिकन, डक्स, टर्की, गीज। तो पोल्ट्री में ज़्यादातर सिर्फ इन्हीं बर्ड्स की बात की जा रही है, लेकिन पोल्ट्री एक्चुअली इंक्लूड्स द अदर बर्ड्स ऑल्सो, ठीक है।
सो डेयरी फार्मिंग में भी जैसे इसमें क्या कुछ मैनेज करना है, अब इस मैनेजमेंट में फिर से क्वांटिटी क्वालिटी सब चीज़ें मैटर करेंगी। तो क्या चीज़ें सिंपल सेम ही है, अगर वो समझ आ गया डेयरिंग का तो ऑलमोस्ट ये भी समझ आ जाएगा। क्या उसमें भी डिजीज़ फ्री और सूटेबल वैरायटी चूज़ करनी थी, तो इसमें भी डिजीज़ फ्री और सूटेबल वैरायटी चूज़ करनी है। वहाँ पे भी हमने हाउस वेल करना था, उनको साफ़ सुथरी जगह पे फीड करना था, तो यहाँ पे भी प्रॉपर और सेफ फार्म कंडीशंस हैं। वहाँ पे भी साफ़ सुथरा पानी देना था और साफ़ सुथरा सही खाना देना था, प्रॉपर फीड देना था, प्रिस्क्राइब्ड देना था, तो यहाँ पे भी प्रॉपर फीड एंड वाटर देना। वहाँ पे भी हाइजीन और हेल्थ केयर का ध्यान रखना था, यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है। सारी चीज़ें सेम ही, क्योंकि ये भी एनिमल्स हैं बेसिकली, वो भी एनिमल्स हैं, तो ये सब चीज़ों का तो नॉर्मली ध्यान इसमें रखना ही रखना है। तो ये आपको दोनों में कॉमन क्वेश्चन ही आ सकता है कि क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप लोग बड़ी आसानी से कर पाओगे, बिकॉज इट्स वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, तो जैसे अभी बर्ड फ्लू का जैसे हमने देखा था, तो उस टाइम पे जो अफेक्टेड एग और चिकन कंजम्पशन का ये सारा हम लोगों ने किया था कि लोगों को डर हो गया था कि इनको वो करना नहीं है। ठीक है, तो चलो हम आगे आते हैं एनिमल ब्रीडिंग में। एनिमल ब्रीडिंग, अब यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम उसमें मैनेजमेंट में भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ का नहीं। ठीक है, तो एनिमल ब्रीडिंग अभी हम करते हैं। ब्रीडिंग में पर्टिकुलरली क्या होता है, जहाँ पे हम एक मेल सेलेक्ट कर लेते हैं और एक फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं और इनकी आपस में ब्रीडिंग करा के एक नई नस्ल तैयार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम एनिमल ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है एनिमल हस्बेंड्री में, क्योंकि हमने पीछे बात की कि एक अच्छी वैरायटी चूज़ करनी ज़रूरी है। अब फॉरेन कंट्री में हमें कोई अच्छी वैरायटी मिले, हमें लगे कि इतना इतना अच्छा प्रोड्यूस हमें हमारे एरिया में करना है, लेकिन अगर वो वैरायटी हमारे यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पा रही, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो ये ऐसी वैरायटी हम लोग तैयार करेंगे जो यहाँ पे सर्वाइव भी कर पाए और उसमें वो सारी क्वालिटीज़ भी हों जो हमें उस पर्टिकुलर किसी और ब्रीड में पसंद है, जैसे कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हो गया, या मल्टीपल या उसका जो है क्या लो हाई यील्ड वट। ठीक है, तो ऐसे हम कोई दो वेराइटीज़ को आपस में मेटिंग करवा देंगे। फॉर एग्जांपल एक वेराइटी डिजीज रेजिस्टेंस है, एक वेराइटी का हाई यील्ड है, तो इनको मेटिंग करा के देखेंगे और कोशिश और उनमें से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि एक ऐसी ब्रीड जिसमें ये दोनों क्वालिटीज़ आ जाएं। ज़रूरी नहीं है दोनों क्वालिटीज़ आएंगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अच्छी क्वालिटीज़ ही आती हैं। तो उस अच्छी क्वालिटीज़ क्योंकि आती हैं दोनों की ज़्यादातर हाइब्रिड में, हाइब्रिड यानी दो वेराइटीज़, दो अलग अलग वेराइटीज़ से बना हुआ एनिमल, तो ज़्यादातर जब अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं तो उसको हम हाइब्रिड विगर बोलते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं। जब अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं दो अलग अलग ब्रीड्स को मिलाने इसमें, तो उसको हम हाइब्रिड विगर बोलते हैं। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग, तो ब्रीडिंग किस एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री के एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हाई यील्डिंग एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है और डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ इनकी पर्टिकुलर मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस एक तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जाती है। सो ब्रीड का बेसिकली मतलब क्या है, नस्ल है। ब्रीड का मतलब नस्ल। ठीक है, सो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ये डेफिनेशन फिर से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेन मेन डेफिनेशन जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकती हैं ये, थोड़ा मॉडिफाई करके कि इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं क्या नहीं। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट, डिसेंट मतलब सेम फैमिली लगा लो, ठीक है, या रिश्तेदारी लगा लो, कि जैसे कि ये पर्टिकुलर मेल और फीमेल थे, ठीक है, इनके बच्चे, तो ये सारे आपस में क्या हैं, रिलेटेड हैं, और इनके भी आगे जो बच्चे होंगे, तो ये पूरी फैमिली जितनी भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी ये पे डिग्री, तो ये सारे आपस में रिलेटेड हैं बाय डिसेंट, यानी डिसेंडिंग एक तरीके से सेम फैमिली में लगा लो। तो कहीं ना कहीं फैमिली इनकी काफ़ी बड़ी भी हो सकती है। तो एक नस्ल, बेसिकली नस्ल वर्ड आप समझते हैं क्या है, तो एक नस्ल आती है, एक ब्रीड हम इसको कह सकते हैं। एक नस्ल यानी कि एक ब्रीड यानी कि एक नस्ल बेसिकली। ठीक है, सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स related by descent and similar in most characters like general appearance, features, size, configuration, etc. is said to belong to a breed. ठीक है, सो जैसे कि
आप लोग को समझना कैसे आसान रहेगा, जैसे कि होमो सैपियंस, ह्यूमंस, पूरे सारे स्पीशीज सेम है, लेकिन अगर हम बात करें, चाइनीज लुक वेरी मच डिफरेंट देन नीग्रोज, क्योंकि नीग्रोज एंड चाइनीज आर टू डिफरेंट ब्रीड्स कह सकते हैं, एक तरीके से समझने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, उनको ब्रीड्स मत कहने लग जाना। तो ये एक तरीके से दो अलग अलग नस्लें हैं, रेसेस हम कहते हैं ह्यूमंस के केसेस में हम लोग इनको, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रीड पर्टिकुलर है, लेकिन दे आर रिलेटेड बाय डिसेंट, ठीक है। ह्यूमंस के केस में ऑब्वियसली हम ये सब फीचर्स नहीं देखते हैं, बिकॉज हम लोग ये एक तरीके से रूल कर रहे हैं एक तरीके से अर्थ को, तो हम लोग इतना उसमें नहीं कहते हैं, तो डोंट रिलेटेड विद ह्यूमंस, जस्ट सबको समझाने के लिए बोला था। तो ये ब्रीड होती है a group of animals related by descent similar in most characters like general appearance, features, size, configuration। तो ये सारे एक तरीके से एक ब्रीड में आ जाते हैं। जब ब्रीडिंग होती है बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, सेम नस्ल के एनिमल्स में अगर ब्रीडिंग की जाए तो उसको हम बोलेंगे इन ब्रीडिंग। ध्यान देना, अगर सेम नस्ल के एनिमल्स में की, सेम नस्ल यानी कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ द मिल्क दे आर प्रोड्यूसिंग और क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ द मीट दे आर प्रोड्यूसिंग और एनीथिंग, वो बिल्कुल सेम है एक, ठीक है, रिश्तेदारी में बढ़ते हैं सारे, क्योंकि तो सेम नस्ल वाले हैं तो इनकी सारी क्वालिटीज़ आपस में मैच करती हैं। तो ऐसे अगर हम सेम ब्रीड में मेटिंग करवाएं तो इसको बोलेंगे इन ब्रीडिंग। लेकिन अगर हम अलग ब्रीड के साथ मेटिंग कराएं, अलग नस्ल के साथ ब्रीडिंग कराएं, तो उसको हम बोलेंगे आउट ब्रीडिंग, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम नस्ल और बाहरी नस्ल को हम कैसे पर्टिकुलरली डिफाइन कर सकते हैं साइंटिफिक मैनर में, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। वो हम डिस्कस यहाँ पे इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, ठीक है। इन ब्रीडिंग पर्टिकुलरली, ये डेफिनेशन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ब्रीडिंग, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इन ब्रीडिंग रेफर्स टू मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं जो सेम नस्ल के, इनमें पॉइंट्स देखो, मैं पॉइंट्स में डिवाइड कर रही हूँ इसलिए ताकि कोई पॉइंट आपसे छूटे नहीं और एमसीक्यू में कोई कंफ्यूजन ना हो। मीटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, सेम नस्ल के, फॉर 4 to 6 जनरेशंस, ठीक है, फॉर 4 to 6 जनरेशंस। तो सेम नस्ल के क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, यानी कि एक तरीके से ज़्यादातर क्लोजली रिलेटेड यानी रिश्तेदारी में इनकी बेसिकली, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स यानी कि एक तरीके से बाय डिसेंट, जैसे हम कह रहे हैं कि ये रिलेटेड हों, फैमिली में कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री मैच कर रही हो, ठीक है, फैमिली मैच कर रही हो, पेडिग्री में कहीं ना कहीं इनको ज्वाइन कर सके हम। सो मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, सेम नस्ल के, सेम ब्रीड के, फॉर 4 to 6 जनरेशंस इनकी मेटिंग करवाई जाए, तो इसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। इस ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, क्या ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी इसमें हम लोग फॉलो करते हैं? सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स सेम नस्ल के आइडेंटिफाई किए जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, फिर इनको मेटिंग कराई जाती है पेयर्स में, जोड़ियों में। तो फिर जो हमें प्रोजेनी मिलते हैं, ठीक है, फिर जो हमें प्रोजेनी यानी कि इनके ऑफस्प्रिंग जो मिलते हैं उनको चेक किया जाता है, यानी इवेल्युएट किया जाता है, और इनमें से सुपीरियर मेल एंड फीमेल्स, इनके बच्चों में से सुपीरियर मेल एंड फीमेल चूज किए जाते हैं आगे फर्दर मेटिंग के लिए, और ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है फॉर 4 to 6 जनरेशंस, ठीक है। तो अगर तो हम ये सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल कैसे कंसिडर करें? सुपीरियर फीमेल वो होती है कैटल के केस में काऊ या बफलो, जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। सुपीरियर फीमेल इज दैट विच प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। काऊ या बफलो के केस में मिल्क होगी, ठीक है। तो सुपीरियर मेल वो बुल होता है जो जिसके प्रोजेनी ज़्यादा बेहतर होते हैं दूसरों के प्रोजेनी से, ठीक है, जिसके मतलब बच्चे कह लो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं देन दूसरे किसी बुल के, ठीक है। सो सुपीरियर फीमेल वो होती है जिसका जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे पर लैक्टेशन,
और सुपीरियर मेल वो होता है जो अच्छी क्वालिटी के प्रोजेनी पैदा कर सकता है। समझ आई? सो इनब्रीडिंग क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की सेम नस्ल के 4 से 6 जनरेशन तक मीटिंग कराई जाती है। स्ट्रैटेजी, सुपीरियर मेल एंड फीमेल चूज किए जाते हैं, मीटिंग कराई जाती है, प्रोजेनी को चेक किया जाता है क्वालिटीज के लिए, उनमें से फिर सुपीरियर मेल एंड फीमेल चूज किए जाते हैं। उनमें से फिर आगे सुपीरियर मेल एंड फीमेल चूज करने के लिए क्या करेंगे, सुपीरियर मेल चूज करने के लिए उनकी आगे मीटिंग करा के देखेंगे कि कौन अच्छी क्वालिटी के प्रोजेनी पैदा कर रहे हैं, और फीमेल्स को चूज करने के लिए कौन अच्छा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इस तरीके से हम अच्छी क्वालिटी के आगे चूज करते जाएंगे, उनकी फर्दर 4 से 6 जनरेशन तक मीटिंग कराते जाएंगे, और फाइनली प्योर लाइन्स जैसे हमने मेंडल के केस में बोला था कि हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो सेम स्ट्रैटेजी हम लोग उस केस में फॉलो करेंगे। ठीक है, प्योर लाइन्स, बेसिकली प्योर लाइन्स का क्या मतलब होता है, होमोजाइगोसिटी बन जाती है, जहाँ पे दिस प्लांट विल ऑलवेज प्रोड्यूस टॉल प्लांट। ठीक है, जैसे उस मेंडल के केस में हमने देखा था। सो होमोजाइगोसिटी बेसिकली क्रिएट कर जाती है। होमोजाइगस, क्योंकि होमोजाइगस को आगे किसी के साथ भी मेट कर लो तो सेम अपनी क्वालिटी ही एग्जिबिट करेगा। ठीक है, बेशक होमोजाइगस को होमोजाइगस के साथ कर लो, होमोजाइगस को हेट्रोजाइगस के साथ, या होमोजाइगस को होमोजाइगस रिसेसिव कैसे भी कर लो, तो वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करेगा। सो होमोजाइगस इन ब्रीडिंग 4 से 6 जनरेशन तक हम अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ वाले अगर आगे से आगे करते जाते हैं तो फाइनली होमोजाइगोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो इन ब्रीडिंग ज़रूरी होती है अगर हम प्योर लाइन्स या होमोजाइगोसिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो इन ब्रीडिंग से क्या होता है, जो रिसेसिव जीन्स होते हैं, यानी कि जब 4 से 6 जनरेशन तक उनकी मेटिंग करा रहे हैं आपस में, उनमें से कोई ऐसे लो क्वालिटी वाले निकल जाएंगे तो उनको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, उनकी आगे ब्रीडिंग होनी नहीं देंगे। जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं सिर्फ उनकी ब्रीडिंग होने देंगे। तो जो लो क्वालिटी वाले हैं ज़्यादातर वो रिसेसिव जीन्स होते हैं, तो यानी कि इनको हम सिलेक्शन से एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि इनकी फिर आगे ब्रीडिंग नहीं होने देंगे, और सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ वाले को आगे करवा रहे हैं, तो यानी कि अच्छे सुपीरियर जीन्स जो हैं वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, और इनके नंबर हम बढ़ा सकेंगे। जो लेस डिज़ायरेबल है, यानी कि रिसेसिव या बैड कैरेक्टर्स वाले हैं जो हम लोग नहीं चाहते हैं, उनको फिर हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनको आगे ब्रीडिंग नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो हर स्टेप में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देयर फॉर दिस अप्रोच वेयर देर इज सिलेक्शन एट ईच स्टेप, हर स्टेप के में सिलेक्शन हो रही है, हर बार ब्रीडिंग कराने के बाद सिलेक्शन हो रही है। इससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और एक पर्टिकुलर लोकल पॉपुलेशन हम लोग इन ब्रेड लोकली ब्रीडिंग करा रहे हैं और लोकली इसको अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इसमें हमारा फ़ायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट आ रहा है कि होमोजाइगोसिटी से प्योर लाइन्स आ रहे हैं, इन ब्रीडिंग से प्योर लाइन्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और अच्छी प्रोडक्टिविटी वाले हम लोग इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं इन ब्रेड पॉपुलेशन की, लोकली प्रोड्यूस करके, है ना, पॉपुलेशन को। लेकिन इसमें नुकसान भी है। क्या नुकसान है, क्या डेट्रीमेंटल इफेक्ट इसका हो सकता है, कंटिन्यूसली अगर सेम फैमिली में, जैसे क्योंकि यहाँ पे सेम जैसे इनकी मेटिंग कराई, यहाँ पे जो मेल्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूस हुए, तो इन्हीं की आपस में मेटिंग कराई जा रही है, इफ दे आर ऑफ गुड क्वालिटी। तो यहाँ पे सेम फैमिली में अगर ये चीज़ की जाती है तो इससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नाम की एक प्रॉब्लम आ जाती है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, अगर सेम फैमिली में मीटिंग होती है तो उससे अगर काफ़ी जनरेशन तक सेम फैमिली में मीटिंग होती है तो उससे क्या हो जाता है, इन एनिमल्स की या इन ऑर्गेनिजम्स की फर्टिलिटी कम हो जाती है। अगर फर्टिलिटी कम हो जाती है तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो ये देखा गया है कि कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग जो है, इससे फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाती है। इसको कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डेफिनेशन है जो मैंने रेड से अंडरलाइन की है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन को हटाने के लिए क्या किया जाए, तो ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इस को हटाने के लिए बेसिकली क्या किया जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए तो whenever this becomes a problem, whenever inbreeding depression becomes a problem, तो selected animals को हम लोग
मतलब नस्लें और क्वालिटी चेक करते जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ द फैमिली, अनरिलेटेड, यानी आउट ऑफ द फैमिली इनको मेट कराए। क्वालिटी देखेंगे, नस्ल सेम रखेंगे, लेकिन आउट ऑफ द फैमिली यानी अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स के साथ मेट करा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे इनकी ये जो फर्टिलिटी भी रिस्टोर हो सकती है, और यील्ड प्रोडक्शन जो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण खत्म हो गई थी, तो उसको भी रिस्टोर किया जा सकता है। सो इनब्रीडिंग यानी सेम फैमिली में मीटिंग कराने से फ़ायदा ये निकलता है, अच्छे प्रोड्यूस वाले एनिमल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्योर लाइन्स और लोकली किए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिससे कि सेम इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब अगर सेम फैमिली में काफ़ी टाइम से मेटिंग की जाती है तो उससे इनफर्टिलिटी और प्रोडक्शन और लो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। तो इससे रोकने के लिए हम लोग 2-3 जनरेशन्स में जैसे मीटिंग सेम फैमिली में करा दी, फिर एक बार अनरिलेटेड एनिमल की लेकिन सुपीरियर क्वालिटी सेम ब्रीड से अनरिलेटेड की करा दी, फिर से 2-3 जनरेशन में कराते गए, फिर से अनरिलेटेड की करा दी। तो ऐसे में फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और यील्ड भी। ठीक है, ये था इनब्रीडिंग के बारे में। सो इनब्रीडिंग हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग यानी कि डिफरेंट ब्रीड्स की आपस में मेटिंग करानी, ये आगे बहुत टाइप्स की भी होती है। तो आउट ब्रीडिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अब यहाँ पे क्या सोचेंगे कि इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इनको 4 कैटेगरीज मान के चलेंगे। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग 2 कैटेगरीज हैं। इन ब्रीडिंग हमने डिस्कस कर ली, ये आउट ब्रीडिंग दूसरी कैटेगरी है। अब आउट ब्रीडिंग का एक टाइप है आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ये जरा ध्यान रखना। तो आउट ब्रीडिंग पर्टिकुलरली क्या होता है? अब आउट ब्रीडिंग क्या होता है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने पहले। ठीक है, ध्यान से सुने। आउट ब्रीडिंग, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से सुनना है। आउट ब्रीडिंग में फिर से डेफिनेशन को डिवाइड करूंगी मैं, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, उसमें था रिलेटेड एनिमल्स, इसमें है इन ब्रीडिंग में था रिलेटेड, इसमें है अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। ध्यान देना, उसमें था इट इज बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, बट यहाँ पे मे बी, हो सकता है सेम नस्ल में हो सकता है ना भी हो। ठीक है, और डिफरेंट ब्रीड्स भी हो सकता है, बट जो मेन चीज है सेम नस्ल में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। लेकिन अगर सेम नस्ल में है तो इनका पिछली 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, आउट ब्रीडिंग अनरिलेटेड एनिमल्स की मीटिंग है, यानी जो रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट पिछली 4 से 6 जनरेशन तक इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं निकलती। सिंपल सी बात है, या तो सेम नस्ल है या नहीं है। अगर सेम नस्ल है तो पिछली 4 से 6 जनरेशन तक इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं निकलती है, इसको हम लोग बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। अगर तो सेम नस्ल में हो रही है लेकिन पिछली 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे आउट क्रॉसिंग। लेकिन अगर 2 अलग अलग नस्लों से लिया जाता है, मेल सुपीरियर मेल एक ब्रीड के, सुपीरियर फीमेल दूसरी नस्ल के, 2 अलग अलग नस्लों से लिया जाता है, तो हम कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग यानी अनरिलेटेड एनिमल्स। ठीक है, आउट ब्रीडिंग यानी अनरिलेटेड एनिमल्स जिनकी आपस में एटलीस्ट पिछली 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिश्तेदारी नहीं है, चाहे वो सेम नस्ल के हों या ना हो। कुछ केसेस में वो डिफरेंट स्पीशीज तक के भी हो सकते हैं अगर हमें कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज चाहिए। तो सेम ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड या डिफरेंट स्पीशीज, 3 कैटेगरीज इसमें आती हैं। 2 हमने देखी, आउट क्रॉसिंग जहाँ पे नस्ल सेम है लेकिन पिछली 4 से 6 जनरेशन तक, जितना बोल रही है ना उतना सुनना, आगे नहीं ध्यान देना अभी। ठीक है, तो 2 मेन इसमें कैटेगरीज क्या है, आउट ब्रीडिंग। पहले 2 टाइप्स बता रही हूँ, फिर तीसरा टाइप बताऊंगी। पहले 2 टाइप पहले ध्यान से सुनो, नहीं तो ये ध्यान में नहीं रहेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आउटब्रीडिंग का पहला टाइप आउट क्रॉसिंग, यानी कि सेम नस्ल में हो रही है लेकिन पिछली 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिश्तेदारी नहीं है अगर पेडिग्री बना के देखेंगे तो। ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग, अगर दो अलग अलग नस्लों में की जा रही है मीटिंग तो। ठीक है। अब तीसरे टाइप का भी इसमें कैटेगरी आ सकती है, इंटर स्पेसिफिक, यानी दो स्पीशीज के आपस में, जैसे म्यूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी की अगर मीटिंग कराई जाए तो खच्चर प्रोड्यूस किया जा सकता है, खच्चर को म्यूल बोलते हैं। ठीक है। तो मैं आपको इनकी ज़्यादा डिटेल इससे शुरू करती हूँ समझाना। इंटर स्पेसिफिक, जहाँ पे मेल और फीमेल एनिमल्स दो डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं, जैसे कि हॉर्स और डोंकी को मीट कराया जा रहा है। ठीक है। लेकिन ये इकोनॉमिक वैल्यूज पर्टिकुलर कुछ इसमें होती हैं। ठीक है। हॉर्स की स्पीड हो सकती है, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ जैसे हम लोग हॉर्स की मिल जाती हैं और कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ हमें इसकी डोंकी की मिल जाती हैं, लेकिन म्यूल खुद वो होता है इनफर्टाइल होता है। तो डू यू नो व्हाट क्रॉस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ म्यूल? यस वी नो, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। ठीक है। तो ये हो गया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आगे अब हम आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग पे वापस आते हैं, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या हमने कहा? आउट ब्रीडिंग यानी सेम नस्ल में भी हो सकता है, नस्ल के बाहर भी हो सकता है। सेम नस्ल में हो तो चेक कर लें कि एटलीस्ट पिछली 4 से 6 जनरेशन, पेडिग्री ड्रॉ करके देख लें कि एटलीस्ट पिछली 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन रिश्तेदारी ना हो। सो आउट क्रॉसिंग होता है अगर सेम नस्ल में है लेकिन पिछली 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिश्तेदारी नहीं है। ऐसे जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सेम नस्ल से जो इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है एनिमल्स, इनको हम लोग बोलेंगे आउट क्रॉस। तो इस केस में ये तीनों आउट क्रॉस हैं। जो प्रोजेनी यानी प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं आउट क्रॉस। ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होता है? आउट क्रॉस। सो बेस्ट ब्रीडिंग मेथड offspring is known as outcross। तो ये बेस्ट ब्रीडिंग मेथड रहता है किन पर्टिकुलर केसेस के लिए? जहाँ पे एनिमल्स की मिल्क प्रोडक्शन हम लोग नहीं सही से करा पा रहे, बिलो एवरेज आ रही है। ठीक है। इमीडिएट हमें अच्छे एनिमल्स चाहिए तो यहाँ पे ये हो सकता है, या जहाँ पे बीफ कैटल का बीफ यानी मीट प्रोडक्शन के लिए भी कुछ कंट्रीज में कैटल प्रोड्यूस की जा रही है तो उनका ग्रोथ रेट बहुत कम है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जल्दी ग्रो करेगी तो ही अच्छा प्रोड्यूस मिल पाएगा। तो अगर ग्रोथ रेट कम है तो भी, अगर मिल्क प्रोडक्शन कम बिलो एवरेज आ रही है, या बीफ कैटल का यानी वो कैटल जो बीफ के लिए पाली जा रही है तो उसका प्रोडक्शन अगर कम है तो। ठीक है। ज़्यादातर इस केस में ये आउट क्रॉसिंग तब कराई जाती है जब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से कोई जूझ रहा होता है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह कम हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पे हम इनका एक पर्टिकुलर सेट लेकर के देखते हैं कि इनकी नस्ल सेम रहे लेकिन पिछली 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन रिश्तेदारी ना हो, तो वहाँ पे चलो एक आउट क्रॉस करा देते हैं। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन या ग्रोथ रेट में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको ओवरकम किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं क्रॉस ब्रीडिंग में। क्रॉस ब्रीडिंग यानी दो अलग अलग नस्लें। तो इसमें सुपीरियर मेल्स एक ब्रीड के और सुपीरियर फीमेल दूसरी ब्रीड के लिए जाते हैं। इससे क्या होता है, दो डिफरेंट नस्लों की अच्छी क्वालिटीज़ हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो प्रोजेनी, यहाँ पे प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं उनको हाइब्रिड बोलेंगे ऑब्वियसली। तो हाइब्रिड, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग नस्लों से हैं तो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है। इस पर्टिकुलर ऊपर जो हमने किया उस केस में आउट क्रॉस बोल रहे थे, यहाँ पे हम लोग हाइब्रिड बोल रहे हैं इसको। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिड। यहाँ पे आउट क्रॉस बोल रहे थे, यहाँ पे हाइब्रिड बोल रहे हैं। तो
अब ये इस केस में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि ये जो प्रोजेनी हमने प्रोड्यूस किया है दोनों की, दो अच्छे एनिमल्स की मेटिंग से, या तो इसी को हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, या हम इसकी एक तरीके से इन ब्रीडिंग करवाएं ताकि इसकी हम लोग पॉपुलेशन बढ़ा सकें, ठीक है, और स्टेबल ब्रीड तैयार कर सकें, स्टेबल एक नई अलग नस्ल तैयार कर सकें, ठीक है। यानी कि पहले तो दो अलग अलग नस्लों का, फॉर एग्जांपल दो अलग अलग नस्लों की आपस में मेटिंग कराई गई, ठीक है, तो इससे क्या हो गई, एक नई नस्ल कुछ पर्टिकुलर केसेस में अच्छी क्वालिटी वाली प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, कुछ केसेस में नहीं भी प्रोड्यूस हुई, लेकिन ये देखो रेड वाली जो हमने सोचा, समझ लो ये अच्छी क्वालिटी वाली प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, इन्हीं की आपस में मेटिंग करा देंगे और ये अच्छी वाली हमारे पास पूरी पॉपुलेशन तैयार कर लेंगे। एक ऑप्शन था कि यहाँ पे जो ये प्रोड्यूस हुई है, ये वाली जो अच्छी क्वालिटीज़ प्रोड्यूस हुई हैं, इन्हीं को हम इस्तेमाल कर लें, और दूसरा ऑप्शन इनकी आपस में मेटिंग करा के ये सब प्रोड्यूस करवाएं और ये सब प्रोड्यूस करवा के एक पूरी पॉपुलेशन तैयार कर लें। आगे भी हम लोग इनकी फर्दर मेटिंग करवा सकते हैं, इनकी आगे प्रोजेनी तैयार करा सकते हैं, तो पूरी पॉपुलेशन इनकी हम अच्छे से तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग में, कि या तो नस्ल तैयार करके उसको उसी एनिमल को यूज़ कर लो, या उन्हीं एनिमल्स की जो अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है, उस मेटिंग में, तो उनकी पूरी पॉपुलेशन तैयार कर लो, एक नई नस्ल तैयार कर लो, ठीक है, स्टेबल ब्रीड तैयार कर लो, ताकि उन्हीं की आपस में मेटिंग कराते हैं तो अच्छी नस्ल एक नई तैयार हो जाए। अगर हम काफ़ी एनिमल्स ऐसे एक्चुअली प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक हिसार डेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एमसीक्यूज में बहुत कॉमन आती है, ठीक है। हिसार डेल जो है एक नई शीप की वैरायटी प्रोड्यूस की गई है। कहाँ प्रोड्यूस की गई है, देखो क्वेश्चन क्या क्या है, हिसार डेल नाम इसका खुद इंपॉर्टेंट है, फिर ये किसकी वैरायटी है, शीप की वैरायटी है, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज कर देते हैं, ये काऊ की नहीं है, शीप की वैरायटी है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हिसार डेल शीप की वैरायटी है। कहाँ डेवलप की गई है, पंजाब में डेवलप की गई है। किन दो ब्रीड्स को क्रॉस करा के बनाई गई है, बीकानेरी यूज और मेरिनो राम्स को। तो ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो यहाँ पे, आज का टेक अवे लगा लो, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो हमने क्या कुछ डिस्कस किया अभी, ब्रीडिंग में, इन ब्रीडिंग यानी सेम नस्ल में, ठीक है, 4 से 6 जनरेशन तक कराते जाओ, और इनकी कोई रिश्तेदारी भी होती है पिछली कुछ उसमें 4 से 6 जनरेशन में, ठीक है। इससे अच्छा क्या रहता है, एक अच्छे हमारे रिसेसिव जीन्स एलिमिनेट हो जाते हैं, होमोजाइगोसिटी प्योर लाइन्स एस्टैब्लिश हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या रहती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी फर्टिलिटी और प्रोड्यूस कम हो जाता रहता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग कोई सेम नस्ल का अच्छी क्वालिटी का पार्टनर ढूंढ के इनका, लेकिन जो रिलेटेड ना हो, रिश्तेदारी ना हो जिसके साथ इनकी, यानी आउट क्रॉसिंग बेसिकली हम लोग करा देते हैं। तो आगे ये हो गया इन ब्रीडिंग, ठीक है। आउट ब्रीडिंग क्या होता है, जहाँ पे पिछली 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिश्तेदारी ना हो, वो आउट ब्रीडिंग होता है। सेम नस्ल के भी हो सकते हैं, दूसरी नस्ल के भी हो सकते हैं, तो सेम नस्ल के हों लेकिन पिछली 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिश्तेदारी ना हो, तो वो ये आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। ज़्यादातर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए किया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग में तो अलग अलग नस्लों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हिसार डेल प्रोड्यूस की गई है बीकानेरी यूज और मेरिनो राम्स को मेट करा के, ठीक है बच्चा। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इसमें आउट ब्रीडिंग में थर्ड कैटेगरी आती है, जहाँ पे 2 डिफरेंट स्पीशीज़ की अच्छी क्वालिटीज़ ली जाती हैं फॉर सम इकोनॉमिकल और कमर्शियल वैल्यू, जैसे कि म्यूल यानी खच्चर प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी यहाँ पे पिक्चर दिखाई जा रही है, ठीक है। इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय कंबाइनिंग फीमेल हॉर्स, ये देखो है ना, बाय कंबाइनिंग फीमेल हॉर्स एंड बाय मीटिंग ऑफ female horse and male donkey. So here we can see the picture of mule. Fine. So ये मेटिंग लेकिन कराई कैसे जाती है, मेटिंग ऐसे कराई जाती है, फॉर एग्जाम्पल
देखो हम पूरा बाई चांस फॉरेन का कोई मेल हमने चूज़ करना है, तो हम लोग वहाँ से उसको लेके तो नहीं आएंगे, पता नहीं बेचारा यहाँ सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, वो सब चीज़ें देखना है ना, तो कितना हेक्टिक हो जाएगा फिर भी। तो किया जाता है, उसका सीमेन ले लिया जाता है, क्योंकि बेसिकली मेटिंग करानी है तो उसके स्पर्म्स रिक्वायर्ड हैं, तो सीमेन ले लिया जाता है। तो उनको लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे कि -196 डिग्री सेल्सियस पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको फ्रीज करके रखा जाता है, ताकि उसके स्पर्म्स ख़त्म ना हो, डाई ना हो, प्रिजर्व किए जाते हैं, और उनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, डिफरेंट एरियाज़ में, ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके जहाँ पे भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किया जाता है, इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराई जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है ये हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहाँ पे हालांकि ह्यूमंस रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स रिलेटेड है। तो सीमेन कलेक्ट कर लिया जाता है एक मेल से, जिसको एज अ मेल पार्टनर या एज अ मेल पेरेंट चूज़ कर लिया है। ऐसे पार्टनर से हम लोग ऐसे जिसको मेल पार्टनर चूज़ किया, जैसे हम लोग ऑब्वियसली एक फीमेल पार्टनर और एक मेल पार्टनर चूज़ करेंगे टू प्रोड्यूस वैरायटी और एनीथिंग, है ना, टू प्रोड्यूस अ न्यू ब्रीड और एनीथिंग। तो ऐसे में जिसको मेल चूज़ किया जाता है, मेल पेरेंट चूज़ किया जाता है, उससे सीमेन कलेक्ट कर लिया जाएगा, बेशक वो कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में है, ठीक है। सो सीमेन कलेक्ट कर लिया जाएगा, और रिप्रोडक्टिव फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसका सीमेन जो है इंजेक्ट कर देता है ब्रीडर, यानी जो ब्रीडिंग करवाता है, जो ह्यूमन ब्रीडिंग करा रहा है इन दोनों की, तो वो इसके फीमेल ट्रैक्ट में, जेनिटल ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसको इंजेक्ट कर देता है। दैट इज़ व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो सीमेन को या तो इमीडिएटली भी कहीं और से कलेक्ट करके कहीं और इंजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो ये किसी और एरिया से कलेक्ट करके तुरंत आप कहीं और पहुंच के उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, या इसको फ्रीज करके भी लेटर डेट के लिए भी रखा जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई अपनी वैरायटी वाला सुपीरियर मेल है, लेकिन ये या तो अपने जैसा कम है इनकी पॉपुलेशन या कुछ, तो हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं इनके सीमेन को, ठीक है, और बाद में इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है, जहाँ पे भी फीमेल रिसाइड कर रही है वहाँ पे ये पर्टिकुलर फीमेल्स। सो इस तरीके से डिज़ायरेबल मीटिंग्स कराई जा सकती हैं, जहाँ पे बेशक मेल और फीमेल एक जगह पे या एक कंट्री में भी नहीं रह रहे, एक एरिया में नहीं रह रहे, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक पूरे एनिमल को ट्रांसपोर्ट करने की जगह ये एक ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो नॉर्मल मीटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की जा सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि स्पेशली एनिमल को मेट कराना, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर तरीका है एक, और सक्सेस रेट भी इनका ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मतलब ऑब्वियसली एनिमल को ब्रिंग अप करना, हो सकता है वो बीमार ही हो जाए रास्ते में, तो उन सब चीज़ों में डिजीज़ प्रोन हो सकता है, न जहाँ पे उसको लेके आना, जहाँ पे फीमेल रह रही हो सकता है वहाँ का वेदर उसको सूट ना करें, डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आगे देखते हैं। ऑफन सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मेच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल्स इज़ फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ कैरिड आउट, ठीक है। अगर मेच्योर मेल एंड फीमेल का ज़्यादातर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी अगर कराई जाए तो सक्सेस रेट इनका कम रहता है। सो सक्सेस रेट कम रहता है, तो कैसे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं? तो हम लोग ऐसे करवा सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल, जहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट्स करें तो हम लोग मल्टीपल एम्ब्रियोज प्रोड्यूस कराने की कोशिश करें, क्योंकि हर जगह पे, ठीक है, अगर आप सपोज करो 5 फीमेल्स को इंसेमिनेट कर रही हो, क्योंकि सक्सेस रेट कम है, तो हो सकता है सिर्फ 2 में इंसेमिनेशन कराना जो है वो ज़्यादा, वो प्रोडक्शन प्रॉपर हो, और बाकी 3 में सही ना हो। तो एक्चुअल में कहना क्या रहेगा कि यहाँ पे ऑब्वियसली अगर हम कराना ये बेहतर रहेगा कि अगर हम मल्टीपल एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करा रहे हैं तो हम एक अच्छा हर्ड या एक ग्रुप प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे, ठीक है। सो इन दिस मेथड अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड विद हॉर्मोन्स लाइक, जिसकी एफएसएच जैसी एक्टिविटी हो, ऐसे हॉर्मोन्स से हम इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फॉलिकल मैचुरेशन होती है और सुपर ओवुलेशन मतलब एक अंडे की जगह ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस होते हैं पर साइकिल। तो इससे क्या होता है, एक काउ ने जो नॉर्मली एक ही एम्ब्रियो प्रोड्यूस करना था, तो इस केस में वो मल्टीपल 8 सेल्स या मल्टीपल एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करती है,
ठीक है, मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस करेगी क्योंकि वो 6 से 8 अंडे प्रोड्यूस करेगी एक अंडे की बजाय। ठीक है, सो एनिमल या तो उसको फीमेल को मेट कराया जाता है एलाइट बुल से, या उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराई जाती है। ठीक है, अब फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स जो 8 to 32 सेल स्टेजेस पे होंगे इनकी ठीक है, जब ये एग्स, ये 6 to 8 एग्स ऑब्वियसली इनको ये इस पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचेंगे, ठीक है, सारे के सारे, तब इतने सारों की तो डेवलपमेंट तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो बेहतर रहेगा कि इनको जब 8 to 32 सेल स्टेज पे आ गए हैं तो इनको नॉन सर्जिकली रिकवर कर लिया जाए और सरोगेट मदर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल एक फीमेल में ये सारे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, जब ये सारे 8 to 16 सेल स्टेजेस पे पहुंच गए तब इनको रिकवर कर लिया जा रहा है इनसे, और डिफरेंट सरोगेट मदर्स में इनको डाल दिया जा रहा है, डिफरेंट सरोगेट मदर्स में इनको डाल दिया जा रहा है। ठीक है, सरोगेट मतलब सौतेली होता है एक तरीके से, तो यानी कि उनमें ये डाल दिया जाता है। जैसे उसमें हम लोग ने किया था ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, क्या कहते थे उसको, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, है ना। तो उस तरीके से हम लोग इनको 8 to 16 सेल स्टेज पे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड होता है बेस्ट मतलब ब्रीडिंग का, तो इसको ध्यान से करना। ठीक है, अभी थ्योरी में तो ये आई थिंक कट हो चुका है, देख लेना फिर भी, लेकिन फिर भी आप लोग क्योंकि +2 में यू कांट टेक एनी रिस्क, तो आप लोग इसको सही से तैयार कर ही लेना। ठीक है, बट MCQs के लिए तो खैर ये इम्पॉर्टेंट है ही, स्टेप वाइज बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ इससे किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, क्यों एक्चुअली बेसिकली और क्या फ़ायदा होता है कि ये वाली मदर, क्योंकि इसके जीन्स बेसिकली हम लोग को चाहिए थे इन सभी में, तो जीन्स तो आप देख ही रहे हो कि सभी में सेम ही पहुँचे हैं। तो ये वाली फीमेल से जब हम इनको आर्टिफिशियली निकाल लेंगे तो ये वाली फीमेल फिर से तैयार हो जाएगी नेक्स्ट राउंड ऑफ ओवुलेशन के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम में हम लोग इनका जो ग्रुप है, हर्ड साइज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इनमें डेवलपमेंट तो अब यहाँ पे दूसरी मदर्स में करेंगे, तो ये वाली फीमेल अब तैयार हो जाएगी, अगले राउंड इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कर सकते हैं, क्योंकि इस फीमेल की पर्टिकुलरली क्वालिटीज़ हम लोग को चाहिए, ये जो नया हम लोग हर्ड या ग्रुप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, सिंपल इसमें क्या किया जा रहा है, एक मेल और एक फीमेल चूज़ कर लिए जा रहे हैं। फीमेल को ज़्यादातर केसेस में सुपर ओवुलेशन कराई जाती है, FSH जैसे हार्मोन इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे एक अंडे के बजाय 6 से 8 अंडे वो प्रोड्यूस करती है। फिर हम कहीं से भी सीमेन लेके या तो मेल से मेटिंग कराते हैं डायरेक्टली, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा देते हैं। जब ये सारे के सारे एम्ब्रियोज इसके 8 से 32 सेल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो इन एम्ब्रियोज को इस मदर से निकाल के दूसरी सरोगेट मदर्स या दूसरी काउज में या दूसरी फीमेल्स में डाल दिया जाता है, और इसको नेक्स्ट राउंड ऑफ ओवुलेशन के लिए हम लोग तैयार कर देते हैं, ताकि एक पूरा ग्रुप हम लोग हर्ड तैयार कर सकें जल्दी कम टाइम में। ठीक है, तो ये थी आर्टिफिशियल मीटिंग कैसे कराई जाती है, कैसे हर्ड तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम लोग आते हैं बी कीपिंग पे। बी कीपिंग आजकल बहुत कॉमन हो रही है, हरियाणा में हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन हुई है। ठीक है, अभी पंजाब के भी लोगों ने काफ़ी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। ठीक है, बी कीपिंग को एपीकल्चर भी बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी। ठीक है, इट इज़ एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, ये काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है। ठीक है, हनी इज़ अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, और ये मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन में। ठीक है, तो हनी भी इसको एज अ क्विक सोर्स ऑफ एक तरीके से एनर्जी भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, हनी भी जो होती है वो हनी यानी शहद के अलावा बीज वैक्स भी प्रोड्यूस करती है, जो जिस मटेरियल से ये वो बनाती है ना, अपना छत्ता बनाती हैं बेसिकली, वो बीज वैक्स से बनता है। ठीक है, तो इससे हमें बीज वैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, और इन छत्तों में पड़ा हुआ
जो हनी होता है उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हनी और बीज वैक्स दो चीज़ें हम लोग के लिए एक तरीके से प्रोड्यूस करती हैं, हम लोग के लिए नहीं करती, मतलब हम लोग इनसे ले सकते हैं, ठीक है। सो हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूसेस बीज वैक्स। ये बीज वैक्स भी काफ़ी काम आती है, काफ़ी इंडस्ट्रियल काम आती है, यानी कॉस्मेटिक्स बनाने के, पॉलिशेस डिफरेंट काइंड्स की बनाने में ये काम आती है, ठीक है। तो हनी का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, जिससे क्योंकि लोग अवेयर होते जा रहे हैं, ठीक है। पहले इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता था इसका, अभी फॉरेन के लोग भी इससे बहुत अवेयर हो गए हैं, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी इसकी होने लगी है। तो बी कीपिंग प्रैक्टिस एक तरीके से इसको कमर्शियली होने लगा है। तो ये एक एस्टैब्लिश प्रोडक्शन हो गई है। कुछ लोग इसको स्मॉल स्केल पे करते हैं, कुछ लोग लार्ज स्केल में करते हैं। ज़्यादातर फार्मर्स जो होते हैं, जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स होते हैं, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है कि वो इनका साथ में बी कीपिंग करें, ताकि बी कीपिंग से एक तरीके से वो पॉलिनेटर्स होते हैं ना बीज, तो पॉलिनेशन एफिशिएंसी भी अपनी क्रॉप की बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ ये इनका वो भी करा सकते हैं, बी प्रोडक्शन से इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। सो बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया जहाँ पे हमें क्या मिल सकें, फ्रूट ऑर्चर्ड, स्पेशली वो फ्रूट ऑर्चर्ड्स, वाइल्ड श्रब्स या कल्टिवेटेड क्रॉप्स मिल जाएं, तो यहाँ पे ऐसे एरियाज में सही तरीके से बी कीपिंग कराई जा सकती है, ठीक है। काफ़ी स्पीशीज़ होती हैं हनी बीज की, सारी नहीं की जा सकती, लेकिन इनकी काफ़ी स्पीशीज़ होती हैं जिनको पाला जा सकता है। जो कॉमन स्पीशीज़ जिनको पाला जाता है वो है एपिस इंडिका। सो इनको कहाँ कहाँ नॉर्मली अगर लोग करना चाहें तो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है आजकल, ठीक है। हमारे कंट्री में भी बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ट्रेनिंग लेके भी फार्मर्स इसको शुरू कर सकते हैं। लोग स्मॉल स्केल में भी कर सकते हैं। जो लोग घरों में करना चाहें तो वो अपने कोर्ट यार्ड में या वेरांडा में भी इनको रख सकते हैं। कुछ लोग छतों पे रख रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जितनी भी स्पेस लोगों को अवेलेबल है। ज़्यादा लेबर इंटेंसिव या ज़्यादा मेहनत करने वाला काम ये नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ज़रूर चाहिए। तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बी कीपिंग सिखा रही हैं, इंडिया में भी हैं काफ़ी ज़्यादा। इस चीज़ को आज इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बी कीपिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि बिल्कुल ईजी चीज़ है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए इनकी नेचर की, बीज की नेचर क्या होती है, क्या हैबिट्स होती हैं, कब ये आपको स्टिंग कर सकते हैं, कब नहीं, एवरीथिंग, इनकी हैबिट्स का प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सूटेबल लोकेशन क्या है छत्ता रखने का या बी हाइव्स लगाने का, तो वो आपको पता होना चाहिए। कैसे इनको मक्खियों को पकड़ना है और कैसे पालना शुरू करना है, इसका प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इनको कैसे मैनेज करना है डिफरेंट सीजन्स में, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बीज पॉलिनेटर्स का काम है कि कैसे हैंडल किया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए, मतलब शहद कैसे निकालना है और बीज वैक्स कैसे इकट्ठी करनी है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो बीज जो है ज़्यादातर पॉलिनेशन का काम करती हैं, ठीक है। जैसे कि सनफ्लावर, ब्रासिका यानी सरसों बेसिकली इसमें आ जाता है, सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पियर, तो ये सब चीज़ों की पॉलिनेशन ये करती हैं। तो इनको अगर हम क्रॉप फील्ड्स में रखें ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड, तो इससे हमारी पॉलिनेशन भी बढ़ जाएगी, पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली क्रॉप की यील्ड भी बढ़ेगी। और अगर क्रॉप की यील्ड बढ़ रही है, फूल अच्छे आ रहे हैं, तो उससे हनी की भी बढ़ेगी, तो दोनों की हैंड इन हैंड प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी ये बेनिफिशियल हो सकता है फार्मर के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिकली। इसमें क्या है, ये पॉइंट्स ही हैं जो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या है, सिंपल बात की गई है, इसको एपिकल्चर बोलते हैं। हनी के अलावा हनी बीज भी, हनी के अलावा बीज वैक्स भी होती है, कहीं पे भी इसको रखा जा सकता है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग है, रखा जा सकता है कोर्ट यार्ड में, छत पे, गार्डन में, वरांडा में, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या कुछ नॉलेज चाहिए इनको, नेचर और हैबिट पता होनी चाहिए, सूटेबल लोकेशन क्या है, कैसे पकड़ना है, कैसे पालना है पता होना चाहिए, डिफरेंट सीजन्स में इनका ख्याल कैसे रखना है, हनी और बीज वैक्स इकट्ठा कैसे करना है, बीज पॉलिनेशन किन किन प्लांट्स की करती हैं, अगर हम लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं तो कौन से
पर्टिकुलर क्रॉप फील्ड्स के साथ इनको ग्रो कराना अच्छा रहेगा। फ्लावरिंग पीरियड के टाइम पे इनका भी हेल्थ को रखना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ये सब इसमें हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिशरीज़ पे। फिशरीज़ भी एनिमल इसमें आता है, एनिमल हस्बेंड्री में ही आता है। सो फिशरी में, फिशरी वो इंडस्ट्री है जहाँ पे मछली को पकड़ा जाता है, प्रोसेस किया जाता है या बेचा जाता है। सिर्फ मछली को नहीं, शेलफिश और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स को भी, जैसे कि क्रैब और ये सब हमने देखा। ठीक है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, हम आर पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन जैसे कि बंगाली या साउथ, ये बहुत ज़्यादा फिश पे या फिश प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, या बाकी एक्वेटिक एनिमल्स जैसे प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर एक्सेट्रा पे फूड के लिए इन पे फीड करते हैं। तो बंगाल में तो आपने देखा होगा लंच में तो फिश ही खाते हैं वो। ठीक है, तो सम ऑफ द फ्रेश वाटर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेश वाटर फिशेस कौन कौन सी हैं? कैटला, रोहू, कॉमन कार्प, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मरीन फिशेस कौन कौन सी हैं? हिल्सा, सार्डिन्स, मैकरल, पॉम्फ्रेट्स। होंगी तो और भी, लेकिन ये हैं जो ज़्यादा एडिबल हैं, खाई जाती हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके नाम अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं, ये मतलब एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, देन फिशरीज एक इम्पॉर्टेंट जगह है इंडियन इकोनॉमी में। काफ़ी लोगों को, फिशरमैन या एक्वा फार्मर्स को या फिशरमैन को ये एक पर्टिकुलर अच्छा एम्प्लॉयमेंट देती है, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में। जैसे मैंने बताया आपको, साउथ में कोस्टल एरिया है ऑब्वियसली वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, फॉर मैनी इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। कुछ लोगों के लिए यही एक लाइवलीहुड का इकलौता सोर्स है। इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ फिशरीज, डिफरेंट टेक्निक्स, जो फिश की क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सो इसकी क्योंकि पॉपुलेशन ह्यूमंस की भी बढ़ रही है, तो फिश की भी एक तरीके से डिमांड बढ़ रही है। तो डिफरेंट टेक्निक्स इसके लिए, फिश की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉय की जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं? एक्वा कल्चर और पिस्सी कल्चर में हम लोग एक्वेटिक, वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की अच्छी प्रोडक्शन करवा पा रहे हैं। और ये एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स में फ्रेश वाटर और मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही तरह के आते हैं। अब यहाँ पे पिस्सी कल्चर और एक्वा कल्चर में क्या डिफरेंस है? मेरे स्टूडेंट्स आई थिंक अच्छे से बता पाएंगे। एक्वा का क्या मतलब है? पानी। तो एक्वा कल्चर मतलब सारे एक्वेटिक एनिमल्स, सिर्फ फिश नहीं, फिश भी, फिश के अलावा क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, सारी चीज़ एक्वा यानी एक्वेटिक, प्लस एक्वेटिक प्लांट्स भी। पिस्सी कल्चर, पाइसिस किनको बोलते हैं? फिशेस को बोलते हैं। पिस्सी कल्चर में ओनली फिशेस। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको, वर्ड्स को डिवाइड करना हम लोग को अच्छे से आता है। सो दिस इज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लरिशिंग ऑफ फिशरी इंडस्ट्री। तो ये सब चीज़ों से फिशरी इंडस्ट्री बढ़ा चुके हैं, काफ़ी इनकम बढ़ रही है फार्मर्स के लिए। ठीक है, एंड ओवरऑल कंट्री की भी, फार्मर्स की बढ़ेगी तो ओवरऑल कंट्री की भी इनकम बढ़ रही है। अब एक जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा था ना, कि ग्रीन रेवोल्यूशन में पर्टिकुलरली क्या हुआ था कि क्रॉप प्रोडक्शन पे बेसिकली फोकस हो रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन में। लेकिन फिश प्रोडक्शन के लिए भी जिस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसके साथ ही एक तरीके से ब्लू रेवोल्यूशन भी चला, जहाँ पे हम पिसिकल्चर और एक्वा कल्चर पे फोकस कर रहे थे। एक्वा फार्मिंग पे बेसिकली फोकस कर रहे थे कि फिश का प्रोडक्शन और ये सब का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ताकि एनिमल फूड का भी अच्छा प्रोडक्शन हम लोग प्रोड्यूस कर पाएँ। और ये भी क्योंकि फूड सेटिस्फैक्शन देता है बहुत लोगों को, एम्प्लॉयमेंट प्लस फूड सेटिस्फैक्शन। तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था कि प्लांट्स को बढ़ाना, तो ब्लू रेवोल्यूशन था फिश और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स की रेयरिंग को बढ़ाना। ठीक है, तो सेम लाइंस पे इम्प्लीमेंट किया गया था, डिफरेंट टेक्निक्स इसमें फॉलो की जा रही थी। तो हमने एनिमल हस्बेंड्री बच्चा लोग फिनिश कर लिया है।
ठीक है, तो आई थिंक ये रीड करना वैसे तो इजी था, बिल्कुल सिंपल है, बट ये रीड और अच्छे से लर्न करना इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कुछ अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वुड से मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, तो उनको भी सही से मार्क कर लेना। जैसे कि हिसारडिल की वैरायटी हो गई, फ्रेश वाटर फिशेस के नाम हो गए, ठीक है, मरीन वाटर के नाम हो गए, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं ये, कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ों की। तो और डेफिनेशंस पे हमने देखा, तो डेफिनेशंस पे भी फोकस करना है। सो आज आपके लिए आई थिंक ये रीड करना बेहतर रहेगा। ये आपको समझ आ गया ना, तो प्लांट ब्रीडिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेम लाइंस है, प्लांट ब्रीडिंग में भी मेथड्स चूज हो रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग कैसे कराई जाती है। सिंपल है वो, उसमें भी मेल फीमेल चूज करेंगे, सब क्वालिटीज देखेंगे। अगर ये समझ आ गया फिर वो बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो उस पर फिर हम कम टाइम लगा पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेकिन ये आप लर्न करना ज़रूर पहले, तो जाके अगला लेक्चर सुनना। इसको लर्न कर लेना, कोशिश करना, ठीक है। आज के डे में मतलब 2-3 बार, एक बार 2-3 बार रीड कर लो, ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाए। ये नहीं कहती मैं रट्टा मार लो, 2-3 बार रीड कर लो, समझ लो मतलब इसको अच्छे से एक बार, फिर आप जल्दी से जल्दी करें और फिर अगला लेक्चर